3 दिन बाद वो उस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था। हीरा का केस अभी भी ट्रायल था। उसका ध्यान काम पे नहीं था, उसके हाथ में पेन था, उसकी कुर्सी बाएं तरफ मुड़ी थी, नजर सामने लगे चील की शॉप्स पे थी। तुम्हें क्या लगता है सुल्तान? उसने खुद से सवाल किया। जो मैं सोच रहा हूँ कि आया ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन नहीं है? लेकिन यूसुफ ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो वाकई स्टॉकर है? माँ का दोस्त हमारा अपना यूसुफ कभी ऐसा कर सकते हैं? ये तो नामुमकिन है। कहाँ गड़बड़ है? ऐसा क्या है जो नजरों से ओझल है? उसका एक खाका उसके जहन में नक्श हो रहा था। अगर सच का पता लगाना है तो उसकी एक एक चीज को देखना होगा। बहुत काम बाकी है। उससे आंखें बंद करके हर चीज को रिवाइंड करना चाहा। एक एक चीज आंखों के सामने आई। उसके ब्रेसलेट, उसकी अंगूठियां, उसके टैटू, उसका चेहरा, उसकी आंखें, और सबसे ज्यादा उसकी झूठी मुस्कुराहट। कहाँ और क्या बनावटी था? शायद सब कुछ, या शायद कुछ भी नहीं। उसकी आंखें अब भी बंद थी। वह किसी सिरे का मुतलाशी था। वह बस सिर्फ एक सुराग ढूंढ रहा था। अगले ही पल वो टैटू उसके सामने आया। उसने कहीं देखा था, मगर कहाँ? हाँ, अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, मगर ये तो सिर्फ एक ख्याल था। वो श्योर हरगिज नहीं था। एकदम उसकी आंखें खुली। उसने लपक के फोन उठाया, किसी का नंबर मिलाया। एक बार, दो बार, तीसरी बेल पर उठाया फोन। हाँ सुल्तान भाई, कहो। अपने शौहर के गम से बाहर निकलो। वो सब जान के है, वहां पर सुकून है, मजे में है। मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रहा हूँ, वो एक टैटू की स्केच की है। वह तुम अपने शौहर का दिखाओ और पता करो। लेकिन मार्था ने सर झुकाया। जज्बाती को देखने का वक्त नहीं है। मार्था, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम उसका सामना नहीं चाहती, मगर जाओ। उसने सर उठाया। ओके। फिर एकदम उससे फोन रखा, स्केच बनाया और मार्था को भेजा। फिर उसने एक और फोन मिलाया। एक ही बेल पे फोन उठा लिया गया। इंस्पेक्टर रानिया स्पीकिंग। रानिया, क्या बात है? मेरे फोन का इंतजार कर रही थी? सुल्तान ने पूछा। इतना हैंडसम बंदा हो तो कौन कमबख्त इंतजार न करे। ठर की औरत, काम की बात करो। अगले ही पल रानिया ने कहा, क्या तुम हीरा का केस मजीद ट्रायल पर डाल सकती हो? कितने कमीने हो तुम। ना मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, ना लॉयर, फिर भी मैं ये काम करूंगी। रानिया ने बेचारगी से कहा, मगर ये केस हम हारे हुए हैं। सामने पार्टी हाई है। पार्टी जितना मर्जी हाई हो, पर झूठ की बुनियाद पे है। 21 सदी की बातें कर रहे हो तुम। यहाँ कानून बिकता है, और बड़े सस्ते दामों पे बिकता है। तुम अपने काम को बुरा कह रही हो। सुल्तान ने अगले ही पल कहा, नहीं सुल्तान, ये फील्ड गलत नहीं है, ये सिस्टम गलत है। मैं अकेली कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं जानती तुम उससे क्या दुश्मनी रखते हो, मगर इतना तो मैं जान गई हूँ कि उसका कैद से निकलना हमारे लिए भी नुकसानदा होगा। उसने अभी तक मुंह नहीं खोला। सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। हम किस बुनियाद पे रखें? कानून सबूत मांगती है सुल्तान। सबूत ले आओ और उस आखिरी ट्रायल को एक सजा में तब्दील कर दो। स्पीच बहुत अच्छी थी रानिया, मैं अमल की कोशिश करूंगा, सुल्तान ने कहा। मरा तुम, कह के उसने फोन खटाक से बंद किया। सुल्तान दो लम्हे दोबारा से कुर्सी पर बैठा था। फिर उसे एक और फोन आया। उसकी आंखें फैली। क्या? अब तो शक यकीन में बदल गया था। यूसुफ, क्या करना चाहते हो तुम? चुपके दोबारा हवेली जाने का मकसद मुझे बताए बगैर? उसने उसके पीछे एक जासूस छोड़ा था, जो बड़े एहतियात से उसके हर हिस्से पर नजर रखे हुए था। रात का आखिरी पहर था जब वो बाहर सड़क किनारे बैठा था। ये अवाइल गर्मियों के दिनों में से एक दिन की रात थी। निगाहें पुरसोच, तन्हा, हर तरफ मायूसी। वह कहाँ से सुलझाए, कहाँ से नहीं। क्या वह बस सोचता रहेगा? उसे कोई ना कोई हल तो निकालना होगा, लेकिन कैसे? सड़क के किनारे बनी पगडंडी जिस पे वो बैठा था, पर्पल से कलर की शर्ट उससे पहन रखी थी, जो उसके कसरती जिस्म पर फिट आ रही थी। बाजू को फोल्ड कर रखा था। अभी वो बैठा ही था जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे है। उससे मुड़ के नहीं देखा। वह हर आहट को महसूस कर रहा था। ये जगह उसके घर से थोड़ा आगे ही थी। वह जल्दी से अपने हवासों को बेदार कर गया। ऊपर एक लाइट जल रही थी, जो अक्सर सड़क के किनारे होती है, जिससे एक परछाई जाहिर होती है। बज़ाहिर वो सामने देख रहा था, मगर उसकी नजर तिरछी थी। इससे पहले वो साया उसकी तरफ बढ़ता, वह एकदम उठा, और उससे पहले पीछे आने वाले के सर में वो कुछ देर मार्था ने उसे रोका था। क्या हो गया भाई? मैं हूं। सुल्तान ने लंबा सांस लिया। क्या आप डर गए थे? नहीं, मैं एहतियात कर रहा था। अच्छा, तुम यहाँ कैसे? क्यों आ नहीं सकती? मेरी बला से यहाँ रहो, तुम्हारा भी घर है। मैं जानती हूँ, कह के वो भी सड़क के किनारे बैठी थी। अंदर चल के बात करें, रात काफी हो गई है। उससे यहाँ वहां देखते हुए कहा, कम ऑन भाई, बच्ची नहीं हो, बैठ जाए। मार्था ने आंखें घुमाई। सुल्तान खामोशी से बैठ गया। यकीनन वो कुछ कहने आई थी। आर्थर से मिली हूँ। मार्था ने उसे देखा, जो उसे ही देख रहा था कुछ देर पहले। उठो, नवाब कोई मिलने आया है। मेराज बाबा ने कहा था। बाबा प्लीज थोड़ी देर और सोने हैं। उसने लिहाफ को मजीद मुंह पर डाला। किसी को इंतजार नहीं करवाते। आर्थर की आंखें खुली, चेहरा दूसरी जानिब था और मार्था दूसरी जानिब खड़ी थी।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। आर्थर ने आहिस्ता से कहा और तकिया उठा के मजीद मुंह पे रखा। आर्थर, क्या वो आवाज से ही पिघल सकता था? नहीं। बाबा ने दोनों को एक नजर देखा, फिर निकलते गए। वो आहिस्ता से बेड पे बैठी, वो अब भी मुंह फेरे हुए था। नाराजगी वासिया थी। आर्थर, क्यों आई हो आप? क्या काम रह गया? उसने जरा बेजारी से पूछा। आर्थर प्लीज, ये सब जरूरी था। उठ के बैठा। जरूरी? मैं कौन हूँ मार्था? हाँ बताओ जरा, कौन हूँ मैं? वो खामोश रही। मार्था, हम तो एटलीस्ट एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते थे, मगर नहीं। तुमने वो किया जो तुम्हारे भाई ने कहा। तुम्हें बुरा क्या लगा? भाई की बात माना या फिर तुम्हें बताए बगैर तुम्हें यहाँ तक लाना? पल भर के लिए आर्थर ने उसे देखा, फिर बोला, दोनों। तुमने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। हाँ, अगर कल कुछ और हो तो मुझ पे हाथ उठाओगी? वो बोल ऐसे रहा था जैसे वो बीवी है और तुम मेरे हस्बैंड हो। भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाँ, अगवा कर सकती हो, फिर हाल पूछने में भी देर कर सकती हो, बस हाथ नहीं उठा सकती। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। माफी मिल सकती है? मार्था ने पूछा। तुम्हें माफी चाहिए? आर्थर ने तंजिया पूछा। मार्था ने जरा इस बात में हिलाया। ओके, एक शर्त पर। क्या? मार्था ने पूछा। वो आहिस्ता से उसके करीब हुआ और उसकी कमर पे हाथ रख के खुद के करीब किया। बताओ क्या काम है? बगैर काम के नहीं आई हो, मैं जानता हूँ। मेरा महबूब जरा सालिम किस्म का है, मरीज का पता भी काम के लिए लेने आता है। मार्था ने उसके गले में बाहें डाली। अगर समझे तो काम तो बहाना है, मतलब वाकई काम है? आर्थर ने पूछा। बराह रास्त वो उसे देख रहा था। मार्था ने मासूमियत से सर हिलाया। दाद देता हूँ तुम्हारे भाई को, हर बार साबित करती हूँ कि मेरी बीवी कम और उसकी बहन ज्यादा हो। गलत बात है हस्बैंड। खैर, अब मुझे एक बात बताएं। वो अभी उसे ऐसे ही पकड़े हुए थी। हाँ पूछो वाइफी, क्या तुम जानते हो कि मलिक अंकल इस वक्त कहाँ हैं? नहीं, मैं नहीं जानता, और सच बताऊं, जानना भी नहीं चाहता आजकल। मैं जानती हूँ आप परेशान हैं और इसी वजह से आप दिन रात सोते रहते हैं और खाते भी ज्यादा हैं। मैं जानती हूँ ये परेशानी की वजह से है। आर्थर ने उसे देखा। क्या वो तंज कर रही थी? हाँ जाहिर है, ज्यादा खाऊंगा हेल्थ ठीक रहेगी, तभी तो बच्चे भी सेहतमंद होंगे। और सुबह ही सुबह भंग पी है क्या? नहीं, तुम्हें अपने साथ ख्वाब में देखा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अच्छा छोड़े मुझे, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ये बताएं। वो सीधे होके बैठी जबकि गाल सुर्ख टमाटर हो रहे थे। ये स्केच उसने सामने किया। क्या बता सकते हैं कि आपने पहले कभी देखा है? उसे आर्थर ने पकड़ के सामने किया तो नजर माथे पर बल डाल के देखा। मैं जानता हूँ इस टैटू को, उसने आहिस्ता से कहा। ग्रेट, कहाँ? यही तो याद नहीं आ रहा। प्लीज आर्थर। उसने उसे एक मुक्का जड़ा। अच्छा बी सीरियस। उसने 2 लम्हे सोचा, उसका दिमाग भग से उड़ा। अरे हाँ, ये टैटू तो उसी बंदे के हाथ पे था जिसने मेरे बाप यानी मलिक को मारने की कोशिश की थी। उसे सुल्तान ने भी मारा था, फिर न जाने क्यों छोड़ दिया। मार्था के माथे पे भी बल वासे हुए। क्या बात है? इस टैटू का इन सबसे क्या लेना देना? लंबी कहानी है, मैं ज्यादा नहीं जानती, मगर सुल्तान भाई ने मुझे भेजा था आर्थर। चीजें मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, बहुत कुछ है जो मजीद भयानक है। तुम परेशान नहीं हो, कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे, लेकिन मैं अभी सामने नहीं आऊंगा क्योंकि माँ मुझे दोबारा टारगेट बनाएंगी। मैं समझ सकती हूँ। मार्था ने सरस पात में हिलाया। आर्था ने आगे बढ़ के उसके माथे पे बोसा दिया, फिर आहिस्ता से बोला, अल्लाह की अमान में। सुबह वो जल्दी उठ चुकी थी। आज का दिन बड़ा था, उसके लिए बेहद काम था और शायद जान का रिस्क भी। और समझबूती से आईने में देखा। अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई गहरा घायल हुआ हो, जैसा किसी का दिल बुरी तरह चीर दिया गया हो। उसने सुकून से नाश्ता किया, या यूं कहो कि आज पेट भर के नाश्ता किया। फिर तैयार हुई, बैग को बाजू से निकाल के कंधे पे टांगा, यूं जैसे कोई महाज पे निकल रहा हो। उससे चेहरे पे मास्क लगाया। सच्चाई अब सामने आएगी। उसे रेला बड़बड़ाई और आहिस्ता से कदम उठाते बाहर निकली तो सामने कोई खड़ा था। उसकी पुश्त तस्मिया के सामने थी, वो उसे देख नहीं रहा था। दरवाजा लॉक करने के बाद उसने उसकी तरफ देखा। पहले तो कभी भी उसने उसे वहां नहीं देखा था। तस्मिया उसे देखने के लिए पल भर के लिए रुकी। हल्के, बिल्कुल हल्के से माथे पर बल थे। उसने पुश्त को मोड़ा, तस्मिया की तरफ चेहरा किया। उसने सफेद बुनियान पहन रखी थी, शायद वो भी कुछ देर पहले सो के उठा था। उसने तस्मिया को देखा। हमेशा की तरह उसकी नजर भी उसकी नौसपिन पर पड़ी। वह उसे दरवाजे के उस पार खड़े होकर खा जाने वाली नजरों से बगैर पलके झपकाए देखता रहा। तस्मिया ना जाने क्यों खड़ी थी। अगले ही पल उसने उसे देखते हुए ठक से दरवाजा बंद किया तो तस्मिया मजीद होश में आई। पहला इंप्रेशन निहायत ही गलत था। तस्मिया को इस वक्त अपने काम पे फोकस करना था। अपने माँ बाप की मौत क्यों आएगा तो वो जाने हरगिज नहीं दे सकते थे। तस्मिया ने झुरझुरी ली, फिर जहरीला बड़बड़ाई। अवारा,
तस्मीर ने कदम बढ़ाया। जल्दी जल्दी वो गली का कॉर्नर पार करके और चलते हुए सीधा सड़क तक पहुंची। फिर हाथ के इशारे से कार को रोका। उसने उसका दरवाजा खोला और पल भर के लिए रुकी। उसने मुड़ के नहीं देखा, मगर पीछे गाड़ी में बैठा कोई शख्स एकदम झुका था। तस्मिया के लबों पे मुस्कुराहट आई। वो अगले ही पल अंदर बैठ गई। जी मैडम, कहाँ जाना है? उसने नजरें उठा के देखा तो सामने लगे मिरर से वो पीछे खड़ी गाड़ी की झलक देख सकती थी। अगले ही पल वो पुरसकून होके बोली, इस्लामाबाद। ड्राइवर ने मुड़ के उसे हैरत से देखा। फिर अगले ही पल गाड़ी चलाई। उसके हाथ में लैपटॉप था। ब्लूटूथ कान में लगी थी। उसके लब आहिस्ता से हिल रहे थे। हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? गाड़ी जोरों शोर से चल रही थी। सुल्तान की सरगोशी कानों में सुनाई थी। ऑन द वे, वह आहिस्ता से बोली। किसी की नजरें एक पल के लिए भी तस्मिया की गाड़ी से नहीं हट रही थी। सुल्तान सुकून से उठा, जाके सोफे पे बैठा, लैपटॉप के कीबोर्ड पर कुछ क्लिक किया और एक कॉल मिलाई। उसने हर हद तक कोशिश कर ली, लेकिन मेहरू ने उससे दोबारा बात नहीं की। लेकिन यूसुफ कहाँ हार मारने वाला था। वो क्या करे, यहाँ से कैसे निकले, और सबसे ज्यादा जरूरी, कैसे मेहरू को यहाँ से निकाले। अभी थोड़ी देर कोई खाना देने आने वाला था। वो काफी देर बैठ के कुछ सोचता रहा। उसने नजरें उठाकर मेहरू को देखा। बस, ये जेल कुछ दिन के लिए, मैं यहाँ से आपको निकालूंगा, बदले में चाहे मौत ही क्यों ना कबूल करनी पड़े। सुल्तान ने कदम बाहर की जानी बढ़ाए। वो ध्यान भटका चुका था। वो आहिस्ता से हवेली में दाखिल हुआ। इतना तो वो जान चुका था कि हवेली में कुछ ऐसा गैर मामूली जरूर है जो यूसुफ छुप के यहाँ आया। अगर वो उस चीज को तलाश कर ले तो बहुत कुछ सुलझ सकता है। पहले वो उस जगह पे गया जहाँ उसकी माँ बैठ के लिखा करती थी। उसने शुरुआत दराजों से की, पहली, दूसरी, तीसरी। वहां रखी अलमारियां जिनमें बेतहाशा किताबें आज भी मौजूद थी, उसने वहां देखा। एक अलमारी, एक किताब को जांचा। उसने महसूस किया कि एक पल के लिए जैसे कोई उसके पीछे है। उसने मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। उसने अपनी सांस को बहाल किया और अगली अलमारी की तरफ बढ़ा। हर किताब को निकाल के देखा, हर किताब को जांचा कि शायद अब कुछ मिल जाए, या शायद अब कुछ मिल जाए, मगर बेसूद। इंसान के अंदर एक छठी हिस्स मौजूद होती है जो उस वक्त काम करती है जब कुछ होने वाला हो या कुछ गलत हो रहा। उसके माथे पे से बाल जाने को तैयार नहीं थे। उसे मुसलसल बस यही महसूस हो रहा था कि कोई है, कोई ऐसा जो नहीं चाहता कि वो यहाँ आए, कोई ऐसा जो उसका खैर ख्वाह नहीं। क्या यहाँ तन्हा आके उससे गलती कर दी? ऐसा क्या है यूसुफ जिसने तुम्हें गद्दारी पे मजबूर कर दिया? वो मुसलसल कुछ ढूंढ रहा था। उसके हाथ ऐसे चल रहे थे। वो चाहता था कि उसकी यहाँ की मौजूदगी यूसुफ को कभी पता न चले। क्या वो बेवकूफ था जो तन्हा मुंह उठा के निकल पड़ा था? क्या वो उससे पैदा होने वाले असरात के बारे में नहीं जानता था? या उसे जरा फिक्र नहीं थी कि उसकी एक बेटी है, एक अदद बीवी है? क्या राजों को तलाशना उस कदर जरूरी हो गया था? उसने सब अलमारियां देखी, मगर कुछ नहीं मिला। अगर जामे हयात का राज यहाँ भी ना मिला तो फिर हमें। वो सोच ही रहा था कि एकदम उसके कानों में आवाज पड़ी, जैसे कोई जोर से खाली जमीन पर भाग रहा हो। बहुत तेज आवाज से, जैसे बहुत सारे घोड़े भागते हुए उस तक आ रहे हों। उसके माथे पे से बाल सरके थे। उसकी आंखें फैल रही थी। उसने उस आवाज का पीछा किया। खौफ तारी हो चुका था। उससे डरते हुए कदम पीछे की जानिब के, जब कुछ धड़ाम सा अलमारी के ऊपर से कुछ जमीन बोस हुआ। उस आवाज के बायस वो दूसरी आवाज न सुन सका। वो आहिस्ता से कदम उसकी आवाज की तरफ बढ़ा रहा था। खाली सामान से भरी ये हवेली बेहद भयानक थी। हर तरफ, हर दीवार में, यहाँ तक कि हवा में भी कोई ना कोई राज दफन था। वो इतनी आगे आके पीछे नहीं हट सकता था, हरगिज भी नहीं। वो उस जगह से निकल के बाहर राहदारी की तरफ आया। बाएं तरफ किसी घुंघरू की आवाज उसे सुनाई दी, जैसे कोई बेहद तेजी से नाच रहा हो, और उस घुंघरू से अलग ड्राउनी सी आवाज पैदा करे हो। उसकी सारी हिस्स जो कन्ना थी, आंखें पूरी खुली हुई थी। उसके दिल की धड़कन तेज सी, बेहद तेज। वो चल रहा था। उसे अपने पांव रखने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कोई आस्था से उसके पीछे था। वो महसूस कर सकता था, लेकिन वो मुड़ के नहीं देख रहा था। वो चलता गया। जितना नजदीक वो उसके उस आवाज के हो रहा था, उतनी ही वो आवाज उससे दूर जा रही थी। क्यों? उसके हाथों की मुठ्ठियां भींची हुई थी। ब्राउन से कलर की कमीज सलवार उसने पहन रखी थी, जो उसकी कसरती जिस्म पर फिट थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि अगर एक कदम और वो उस आवाज तक बढ़ाएगा, वो आवाज उससे मजीद 10 कदम दूर होगी। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा था। उसने अगला कदम बढ़ाया और उसे अपने गले में कुछ महसूस हुआ, और अगले ही लम्हे उसने खुद को गले से घसीटता हुआ पाया। वो उल्टी तरफ घसीटता हुआ जा रहा था। उसने गले पे हाथ रखा, मगर कोई चीज नहीं थी। ना कोई रस्सी, ना कोई और। उसे अपना सांस घुटता हुआ महसूस हो रहा था। उसके पांव जोर जोर से हिल रहे थे। सुल्तान को लगा बस जिंदगी यहीं तक है। घुंघरू की आवाज बंद हुई। वो अब भी घसीट रहा था पीछे की तरफ कि एकदम कुछ
धड़ाम करके गिरा और सुल्तान किसी के चंगल से एकदम रिहा हुआ। उसे सांस पे सांस आई, उसने गर्दन पे हाथ रखा, दो सांस ली, पसीने से चेहरा भीगा हुआ था। वो एकदम खड़ा होके, कपड़े गंदे हो चुके थे, लेकिन खतरा अब भी कायम था। वो हवेली के बीचों बीच खड़ा था, सर पे लटका झूमर तेजी से हिल रहा था। उसने चेहरा साफ करके इधर उधर देखा, कोई नहीं था। ये सब क्या हुआ था? अभी वो मजीद एक लम्हा ही खड़ा हुआ था कि उसके माथे पे बल आए। उसने चेहरा घुमा के देखा तो उसके चेहरे पे कुछ बहुत जोर का लगा। वो बाईं तरफ गिरा, उसके होंठ का किनारा फट चुका था, खून की एक बारीक सी लकीर बह निकली थी। वह जान चुका था कि बस अब वो फंस चुका है, और यहाँ आकर उसे कुछ हुआ तो यकीनन उसकी लाश भी नहीं मिलने वाली थी, मगर वो अपनी जिंदगी का बचाव तो लाजमी करता। वह आहिस्ता से खड़ा हुआ, झूमर के हिलने में तेजी आई। इससे पहले वो बड़ा सा शीशे का झूमर उस पर गिर के उसकी जान लेता। किसी ने उसे जोर से धक्का दिया था। वो बाईं तरफ गिरा और धक्का देने वाला दाईं तरफ, और बीच में झूमर चकनाचूर पड़ा था। सुल्तान ने एकदम सर उठा के देखा तो वलीद उसे ही देख रहा था। वो जल्दी से खड़ा हुआ, सुल्तान को उठने में मदद दी। आर यू ओके? वलीद ने आहिस्ता से पूछा। तुम तुम क्यों आए हो? वलीद ने उसे देखा जैसे कह रहा हो रस्सी तो जल गई मगर पल नहीं गए। मैं तो आ जाता हूँ सर, हर बार आप नहीं आते, वलीद ने उसे देखते ही हुए कहा। उसके माथे पे भी गहरा कट लग चुका था और होंठ से भी खून निकल रहा था, जिसका जायका उसके मुंह में घुल चुका था। यहाँ से चलें या मरना है? वलीद ने जरा तंज से पूछा। सुल्तान ने उसे तब के देखा। वो उसे लेके बाहर की तरफ किया कि किसी की चीख की आवाज दोनों के कानों में पड़ी। दोनों ने एकदम मुड़ के देखा। यहाँ रुकने से खतरा बढ़ेगा, यहाँ से चलो वलीद। वलीद ने सुल्तान को वार्निंग नजरों से देखते हुए कहा। सुल्तान ने सर इस बात में हिलाया और आस्था से बाहर कदम रखा, ये जाने बगैर कि अपनी जिंदगी की सबसे कीमती शय वो अंदर छोड़ आया। पहला वो जो अलमारी के ऊपर से गिरा, जामे हयात का पता, और दूसरा वो जो उसकी जिंदगी की और उसकी सांसें थी, उसकी माड़ा। कोई आया है दिले राज? हाँ, शायद हाँ। उसने इस्लामाबाद की दहलीज पे कदम रखा। वो अब भी उसके पीछे था। वो एक लंबे सफर के बाद उतरी, पैसे दिए और अंदर कदम रखा। वो चलती हुई सीधा गई। वो अभी गाड़ी छोड़ चुका था। इस्लामाबाद में लोगों का हजूम काफी था। वो फिर भी लोगों में से होती गई। उसने ब्लैक रंग की शर्ट पैंट और ब्लैक कैप पहन रखी थी। लोगों का हजूम तोड़ती यूसुफ एकदम दीवार की ओट में हुआ। तस्मिया मुड़ी, फिर मुस्कुराई। आओ यूसुफ आओ, वो जेरे लब बड़बड़ाई। वो दोनों हवेली नहीं गए थे, सीधा जबरील के अस्पताल गए थे। वो जो अपने काम में मसरूफ था, वो दोनों को देखी एकदम घबराया और लेकर सीधा इमरजेंसी में गया। जल्दी से मरहम पट्टी की थी। क्या तुमने परीसा को बताया? जबरील ने पूछा। नहीं, और बताना भी नहीं, मैं जब जाऊंगा तो खुद बताऊंगा, सुल्तान ने धीमे से कहा। वलीद खामोशी से खड़ा था। जबरील ने बैंडेज को जरा जोर से लगाया। फिर कब तक चलेगा ये? अब की आवाज जरा ऊंची थी। उसने हाथ में पकड़े कॉटन को जोर से फेंका था। सुल्तान ने लब भींच के उसके रिएक्शन को देखा। वलीद ने हाथ जो फोल्ड कर रखे थे एकदम खोल लिए। आखिर तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? जबरील दोबारा चिल्लाया था। सुल्तान एकदम खड़ा हुआ। क्या मिल रहा है तुम्हें? तुम्हारे जिम्मे परीसा है, एक अदद बच्ची है, क्या तुम्हें परवाह है? बस जबरील बस, बहुत बकवास कर ली तुमने। एक लफ्ज और नहीं। नहीं सुल्तान, तुम्हें मानना तो पड़ेगा, क्योंकि तुमने खुद को बिला वजह फंसा रखे। अनाया की हमें तलाश थी, वो मिल गई। खत्म करो अब ये सब। खत्म कर दो? उसने बेयकीनी से पूछा। क्या वाकई खत्म कर दूं? क्या वो जाम? इससे पहले सुल्तान कुछ और कहता, जबरील दोबारा चिल्लाया। भाड़ में क्या वो जाम सुल्तान, भाड़ में क्या? सुल्तान ने एकदम उसे गिरेबान से थामा था। क्या तुम भूल गए मेरी माँ का वादा? क्या तुम भूल गए जबरील के माँ बाबा ने क्या कुछ कहा था? क्या उनका वादा तुम्हारे लिए कोई माने नहीं रखता? जबरील ने गिरेबान छुड़ाया। नहीं सुल्तान, फरीसा और फरिश्ता के अलावा मेरे लिए कोई वादा मायने नहीं रखता, तुम्हारी माँ का भी नहीं। अब के वो चिल्लाया था, मगर अल्फाज जहरखन थे। सुल्तान ने खुद पे जब्त किया, मुट्ठियां भींची। अगर तुम्हारे लिए परीसा जरूरी है तो मेरे लिए मेरी माँ जरूरी है। अब के सुल्तान चिल्लाया था। तो ठीक है, परीसा को छोड़ दो, जबरील ने न डर होके कहा। वलीद ने घबरा के दोनों को देखा। यह मामला किस तरफ जा रहा था। सुल्तान दो कदम आगे आया और अपना जख्मी हाथ का मुक्का उसके मुंह पे दे मारा। जबरील बाएं तरफ लड़क गया। उसे यकीन नहीं आया अभी क्या हुआ। वलीद की भी नजरें फैली थी। फरीसा को मैं मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। इससे पहले सुल्तान का दूसरा हाथ भी उठता, वलीद ने पकड़ा था। जबरील के होंठ का किनारा भर चुका था। वो अभी भी शौक में था, शल था। उसे यकीन नहीं हुआ अभी जो हुआ। सुल्तान ने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया था। अपने काम से काम रखना समझे।
कह के वो रुका नहीं था बल्कि निकलता चला गया। वलीद उसके पीछे गया था। जबरील केबिन में अकेला रह गया। मामलात बिगड़ गए। रिश्तों की मासूमियत दम तोड़ गई। वो बेयकीनी से खड़ा हुआ, दाएं हाथ से होंठ को छुआ तो खून उसके हाथ पे लगा। उसके जबड़े भींचे हुए थे। ये तुमने ठीक नहीं किया सुल्तान, वज़ीर लब बड़बड़ाया। सुल्तान, सुल्तान। वलीद ने उसे रोकना चाहा। वो लंबे लंबे ढक बढ़ता वहां से निकलता गया। जबरील की बातें उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। तो फिर परीसा को छोड़ दो। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा, 2 लंबे सांस लिए, दांत पींच रहे थे। उसने आंखें बंद करके खुद को पुरसकून किया। अब शाम के 6 बज रहे थे जब वलीद जल्दी से उस तक आया। सुल्तान, वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। सुल्तान ने सिखा जाने वाली नजरों से देखा। मैं तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहता, जाओ यहाँ से, मुझे अभी के लिए अकेला छोड़ दो। उसने वलीद को तहम्मुल से पीछे किया, दरवाजा बंद किया और अगले ही पल वो गाड़ी जन से भगा ले गया। वलीद उसे पीछे खड़ा देखता रह गया, फिर उस रास्ते को देखा। मैं तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ूंगा, हरगिज भी नहीं। वो अभी भी उसके पीछे था, मगर एहतियात से। एक पल के लिए भी यूसुफ उसे अकेला नहीं छोड़ा था। उसने जैकेट की जेबों में हाथ ठोंस रखे थे, काले रंग की कैप से माथे को छुपा रखा था। वो चलता गया, उसके ऐन पीछे। वो चलती हुई जा रही थी। अगर 2 आंखें सामने थी तो 2 आंखें पीछे भी थी। वो जानती थी वो क्या कर रही है। वो जानती थी कि कौन पीछे है। इस्लामाबाद का मौसम उसे काफी खुशगवार लग रहा था। वो चलती हुई एक कॉलोनी में गई। देखने में ऐसा मालूम हो रहा था कि वो यहाँ पहले भी आई हो। ये रास्ता उसे रटा रटाया मालूम हो रहा था। चलती हुई वो एकदम रुकी, आंखों की पलकें उठाई। यूसुफ एकदम पीछे हुआ, मगर वो मुड़ी नहीं थी। वह बाईं तरफ लगी एक दुकान के अंदर गई जो डॉलर शॉप थी। उसने मुस्कुराहट के साथ अंदर कदम रखा। वो चकमा देना जानती थी, मगर सही वक्त पे। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। सामने से एक शॉप नजर आया जिसमें जिसमें एक लड़का और लड़की थी। खास बात ये थी कि उस स्टेचू बने शॉप में लड़की रो रही थी और लड़का घुटनों के बल बैठा शायद उसे मना रहा था। वो कई लम्हे देखी गई। ये ख्वाब उसने भी देखे थे, मगर सिर्फ उसके साथ, उस फजूल से शॉप्स में उसका हाथ थामे। ये किस वक्त पे उसे क्या याद आ गया था। वो तो मजबूत थी, मजबूत है, क्या ये चाहिए? दुकानदार ने पूछा। तस्मिया ने उसे चौंक के देखा, फिर गर्दन नफी में हिलाई और दुकान से नीचे उतरी। अभी 2 कदम ही उतरी थी कि वो फिर न जाने क्या सोच के रुकी। फिर दोबारा अंदर गई। वो खरीद लिया। सामने किसी दुकान की ओर से वो उसे देख रहा था। आखिर तुम कर क्या रही हो? यूसुफ ज़ेरेला बड़बड़ाया। वो दोबारा से निकली। अब उसने आओ देखा ना था। वो सीधा चलती गई। सामने एक अलग मार्केट शुरू हो रही थी। ये इस तरफ क्यों जा रही है? यूसुफ ने दोबारा खुद से सवाल किया। लोगों की भीड़ बेहद ज्यादा थी। वो हजूम को चीरती गई। सामने एक बिल्डिंग थी। यूसुफ उस हजूम की वजह से उससे चंद कदम के फासले पे था, मगर नजर रखे हुए था। तस्मिया हल्का सा मुस्कुराई और अगले ही पल एक बच्चा सीधा यूसुफ से टकराया। पल भर के लिए यूसुफ का ध्यान बटा और तस्मिया गायब। उसने इधर उधर देखा, मगर वो कहीं नजर नहीं आई। वो एकदम रुका। उसने नजरें उठा के देखा तो सामने वो बिल्डिंग थी जहां यूसुफ कभी रहा करता था। उसका दिमाग भग से उड़ा। ओह शिट! वो अंधाधुंध भागा। बिल्डिंग के अंदर चहल पहल थी। वो तेजी से भाग रहा था। सामने लिफ्ट थी। उसने बटन दबाया, 1 बार 2 बार। उसने वक्त को जाया किए बगैर सीढ़ियों को फलांगना शुरू किया। क्या उसका शक सही था? वो जल्दी से चलता हुआ यूसुफ के फ्लैट तक पहुंचा, जो कि 4थी मंजिल पे था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। क्या वो छानबीन करनी आई थी? क्या उसे उस पर शक हो गया था? सामने दरवाजे पे ताला लटका था। उसने दोबारा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं भाग के देखा। क्या वो ज्यादा सोच रहा था? अगर वो यहाँ नहीं आने वाली थी तो गई कहाँ? और अचानक मुंह उठा के इस्लामाबाद वो लेने की आई? वो सोच में पड़ा। अगले पल उसने साथ वाले फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी खातून ने दरवाजा खोला। उसने अपना मोबाइल निकाला और उसकी तस्वीर दिखाई। क्या आपने इसको देखा? उसने गर्दन नफी में हिलाई। यूसुफ को कुछ महसूस जरूर हुआ था, मगर नजरअंदाज कर गया। अगले ही पल वह वहां से निकला। बूढ़ी खातून ने दरवाजा बंद किया तो दरवाजे के ऐन पीछे खड़ी तस्वीर मुस्कुरा रही थी। उसने खातून को देखा, कुछ पैसे थमाए और वहां से पीछे से होती और यूसुफ के फ्लैट में दाखिल हुई। थोड़ी सी छानबीन की, या ये कहो कि वो ढूंढा जो वो ढूंढने आई थी। यूसुफ पागलों की तरह उसे यहाँ से वहां ढूंढ रहा था, मगर अब लोगों की भीड़ में वो खो गई थी, कभी ना मिलने के लिए। आधे घंटे के अंदर अंदर वो वहां से निकली। यूसुफ पहले उस दुकान पे गया और उस दुकानदार को तस्मिया की तस्वीर दिखाई। वो उसे देख के आहिस्ता से बोला, ये लड़की हमारी पुरानी कस्टमर है, अपना कुछ सामान लेने आई थी। दुकानदार ने उसे आहिस्ता से बताया और वो दोबारा से काम पे लग गया। यूसुफ ने उसे पल भर के लिए देखा और बगैर कुछ कहे दुकान से निकला। दुकानदार ने कुछ पैसे जेब में डाले थे। तस्मिया की मुस्कुराहट गहरी हुई और वह दोबारा से टैक्सी में बैठी। यूसुफ बालों में हाथ फेरता सामने बिल्डिंग को देख रहा था और वो टैक्सी में बैठी उसके ऐन पीछे से निकलती गई। इस बार वो चकमा दे के उसके हाथों से निकली और उसे कानो कान खबर नहीं हुई थी। हाँ, वो औरत थी, मगर उन सब में वो ये भूल रहा था कि वो एक हैकर भी थी।
और हैकर से पंगा हमेशा भारी पड़ता है। अब सारा उसका काम था। उसने गाड़ी के शीशे ऊपर किए और लैपटॉप ऑन किया और अपना काम शुरू किया। उसकी नज़र पल भर में फैल रही थी, तो अब हाथ मजीद तेजी से चलने लगे। अगले ही पल उसे वो मिल गया जो उसे चाहिए था, एक सबूत, एक गवाह, एक सिरा। उसने एक झटके से गाड़ी रोकी। सर दर्द से फट रहा था, वजह वो जख्म था जिस पर मरहम पट्टी अधूरी थी। वो गाड़ी से बाहर निकला। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। वो गाड़ी की बोनट से टेक लगा के खड़ा हो गया। दिल में जगह जगह दर्द थी। वो क्या करे क्या ना करे, वो समझ ही नहीं पा रहा था। वो सबसे ज्यादा दुख उसे अपने हाथ उठाने पे था, और उसके बाद उसे जबरील के कहे गए लफ्जों पे था। क्या उसका मकसद उसके लिए कोई माने नहीं रखता था? उसके दुख का क्या, उसके दर्द का क्या? वो भी अभी मौत के खौफ से पूरा निकला नहीं था, और अब ये सब? वो तो सुलग कर रह गया। हवा चलने लगी थी। बेहाल से बैठा एक शख्स आज अपने हाथ से हुई और अपने साथ हुई नाइंसाफी पे रो रहा था। हाँ, वो मानता था उसे जबरील पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन वो जो कह रहा था क्या वो सही था? अगर आज वलीद ना होता तो क्या होता? क्या वो फिर यहाँ खुली फिजा में खड़ा सांस ले पाता? ऐसी जगह जहाँ किसी औरत को जिंदा जलाया गया हो, जहाँ कोई सदियों से कैद हो, जहाँ किसी की रूहें तड़प रही हो, जहाँ जिन्नात का बसेरा हो, जहाँ की हवाएं भी खतरनाक हो, क्या वहां उसे जाना चाहिए था, वो भी अकेले? नहीं, कभी नहीं। लेकिन वो क्या था, और जो नतीजा निकला वो अपनी आंखों से देख चुका था। हमें मालूम नहीं होता हमारा हमजाद किसके कब्जे में है। वो ऐसी चीज से मिल के आया था जिसे वो कभी देख नहीं सकता था, कभी मिल नहीं सकता था। वो ऐसी खौफनाक बुलंद आवाजें सुन के आया था जिनसे उसका कभी वास्ता नहीं पड़ा था, और आज जब पड़ा तो वो मौत को हाथ लगा आया था कि रूहें जिन्नात आखिर कौन होते हैं? ये वो मखलूक है जो आग के शोले से पैदा हुई। ये भी खुदा के हुक्मों के पाबंद होते हैं, और मैंने जिन्नात को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जो इंसानों को देखते हैं मगर इंसान नहीं देख सकते, उनके भी घरों हैं, कबीले हैं, और सबसे अहम चीज जिन्नात वो हैं जो हवा में उड़ते हैं, और बास वो हैं सांपों या जानवरों की शक्ल में होते हैं। वो एक जगह ठहर कर जिंदगी गुजारते हैं, और शायद उस हवेली में वो पिछले 18 साल से कब्जा किए हुए थे। ये जिन्नात तो बहुत तेज रफ्तार होते हैं। वो लम्हों में दूर दराज जगहों पे जा सकते हैं। कुरान में जिक्र है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक जिन ने मलिका बल्कीस का तख्त लाने का जिक्र किया था। जब हम जिन्नात के जंगल में जाने की कोशिश करते हैं तो वो इंसानों के जिस्म में दाखिल भी हो सकते हैं और असरअंदाज भी हो सकते हैं, मगर सिर्फ खुदा के हुक्म से। और ऐसी जगह जहाँ इंसानी जान को जिंदा बेदर्दी से मारा गया हो, वो जगह जो बरसों से वीरान पड़ी हो, वो जगह जहाँ दरख्तों की मजबूत जड़ें हों, वहाँ उन जिन्नात का बसेरा बरसों से था। मगर सुल्तान ने लापरवाही की और वो ढूंढने चला गया जो कभी न कभी उस तक आना ही था। अगर जिन्नात इंसान में दिलचस्पी रख ले तो वो उसके साये से भी हसद करने लग जाते हैं। अल्लाह की पनाह। वो गाड़ी के साथ लग के खड़ा था। मौसम खराब होना शुरू हो चुका था। उसके जहन में कई सवाल थे। उसे तकलीफ उन जख्मों की नहीं थी, बल्कि उन जख्मों की थी जो उसे उन लोगों से मिल रहे थे जिन्हें वो कभी ख्वाब में भी दुखी नहीं देखना चाहता था। जिब्रील को इतनी खुशी शायद उसके जिंदा बचने की ना हो जितना दुख उसे अपनी बहन के लिए था। अगर वो उसकी बहन थी तो वो ये क्यों भूल गया कि वो मेरी बीवी भी तो है? जब एक मर्द का दिलो दिमाग हर तरह से टेंशन में हो, हर तरह से परेशान हो, तो वो कहाँ जाए, कहाँ से सुकून हासिल करे? ऐसे में ही वो रिश्ता है जिनसे वो बेहद मोहब्बत करते हैं, और जब रिश्ते ही तकलीफों की वजह बनते हैं तो जिंदगी बेरंग हो जाती है। जिब्रील और सुल्तान ये दोनों ऐसे हैं जैसे एक झील के दो किनारे, हर तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं मगर है एक साथ। और शायद इस वक्त उनकी दोस्ती को नजर लग चुकी थी। दोस्ती का शायद इख्तिताम हो रहा था, एंड का साइन आ चुका था। डिसरिस्पेक्ट। उसने सामने एक दुकान को देखा, फिर चल के उससे किया। उसने पैकेट सिगरेट का लिया। वो पीता तो नहीं था मगर इस वक्त उसे सुकून चाहिए था। उसने सिगरेट सुलगाई और कार की बोनट पर चढ़ के बैठ गया। क्या कोई कह सकता था कि ये सुल्तान जो इंतहाई संजीदा है, जो बच्चे का बाप था, वो सुल्तान जिसकी खबर भी अंग्रेजी सरकार को जाती थी, बस सुकून के लिए ये कर रहा था? वो कितनी देर बैठा रहा, सोचता रहा। जख्म जम चुका था। जहनी सुकून की बस तलब थी। अगर माँ का मकसद पूरा करना है तो दोबारा उस दलदल में जाना है, हर हाल में जाना है। वो आहिस्ता से उठा, गाड़ी में बैठा, जली सिगरेट वहीं फेंक दी और वहां से निकलता गया। वो समझ रहा था वो अकेला है, मगर वो गलत था। वलीद आज भी उसके साथ था। तस्मिया ने घर की दहलीज पे कदम रखा तो यकदम ठटकी। उसे महसूस हुआ कि कोई देख रहा है। औरत के अंदर ये हिस्स बड़ी कमाल की है कि वो सामने वाले की नज़र को सेकंड में पहचान जाती है कि उसे कौन कौन सी नज़र से देख रहे हैं। उसने सर उठा के देखा तो सामने वाले मकान की खिड़की में खड़ा हुआ मर्द उसे अजीब पुरजोर निगाहों से तक रहा था। तस्मिया ने उसकी तरफ देखा। रात के 10 बजे के बाद का वक्त था। वो 2 लम्हे उसे देखा। तस्मिया ने झुरझुरी ली और नाक फुला के अंदर दाखिल हुई। दरवाजा पटक के बंद किया। खिड़की में खड़े मर्द ने मजीद 2 लम्हे उस बंद दरवाजे को देखा।
اور بغیر چہرے پہ کوئی تاثر لائے کھڑکی بند کر دی اور وہاں سے ہٹ گیا۔ تسمیہ اندر آئی، سامان کو رکھا، فریش ہوئی، کھانا کھایا جو کل کا رکھا ہوا تھا، پھر چائے بنائی، بالوں کو پکڑ کے جوڑے میں قید کیا، اپنا چشمہ لگایا، ابھی اسے بہت کام تھا۔ اس نے اچھی طرح سے دروازے کا لاک لگایا، سینے چڑھ کے اپنے کمرے میں گئی اور سب سے پہلے فائل بنانا شروع کی۔ سامنے سفید بورڈ رکھا، اگر یوسف صاحب 26 کو اپنے گھر سے نکلے ملتان آنے کے لیے تو زیادہ سے زیادہ اس سفر کے لیے ایک دن کافی ہے، مگر وہ 27 کو نہیں بلکہ 5 تاریخ کو ملتان آئے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اتنے دن کہاں غائب تھے؟ اس نے ڈیٹا کو دیکھنا شروع کیا۔ یوسف کے پاس گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے اس نے بس پکڑی تھی 26 کو جو گجرانوالہ میں آتی ہے، پھر ملتان درمیان کے اتنے دن کہاں غائب تھا یہ؟ وہ پہلی بس میں بیٹھا، پھر کہاں گیا کچھ نہیں پتا۔ یہ تو بہت مشکل ہے۔ تسمیہ نے سر پکڑا تھا، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے ہیڈ فون لگایا اور ایک کال کی، دوسری طرف فون بند جا رہا تھا۔ اس نے منہ پھلا کے فون کو دیکھا۔ ایک بار پھر سے شروع کرتے ہیں۔ یوسف کا مجھے سٹاک کرنا، پھر ڈرانا، پھر اچانک سلطان کا دوست بن کے آنا، اور وہ اگر ان سب معاملات کو پہلی بار دیکھنے جا رہا تھا تو مجھے سٹاک کرنے کا کیا مقصد؟ میرا اور اس کا کیا لینا دینا؟ ایسا کیا ہے جو مس ہو رہا ہے؟ کیا کچھ ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے؟ کیا کچھ اچھا یا برا؟ سلطان نے کہا تھا کہ وہ لیفٹی کبھی نہیں تھا، پھر وہ ٹیٹو، پر سلطان نے اسے بے حد قریب سے محسوس کیا تھا۔ وہ بدل گیا ہے کیا؟ یوسف صاحب بدل گئے یا پھر یہ یوسف ہی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ کیا ڈراموں کی طرح سوچ رہی ہوں؟ سامنے والے گھر میں اس سیاہ آنکھوں والے مرد نے دوبارہ سے کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو اسے تسمیہ کے گھر کی روشنی دکھائی دی۔ اب رات کے 12 بج رہے تھے اور پھر سے کافی لے کے کھڑکی میں کھڑا ہو گیا اور اس پردے کے پیچھے کی روشنی کو دیکھتا رہا۔ تسمیہ بے حال ہو چکی تھی، اسے اس وقت اب صرف نیند درکار تھی۔ اس نے سب سمیٹا، کپڑے بدل کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اپنے ساتھ لائے اس کھلونے کو اس نے پھر سے اس ڈبے میں بند کر دیا جس میں اس طرح کے اس کے کئی خواب دفن تھے۔ انسان کتنا مجبور ہوتا ہے نا کبھی کبھی۔ اگر خدا انسان کو بے بس نہ کرے تو کیسے پتا چلے کہ وہ انسان ہے؟ اگر خدا کی رضا میں راضی ہو جاؤ تو خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اور اس نے سب خواب کو، سب خوشیوں کو، سب سوچوں کو سائڈ پہ کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج کل وہ لائٹ آن کر کے سو رہی تھی۔ پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا تھا یہ ضرور اس کا خوف تھا جو اس کے اندر ابھی بھی موجود تھا۔ وہ تنہا ضرور تھی مگر کمزور ہرگز بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی مصیبتوں پریشانیوں کو کمزور کرنا جانتی تھی۔ وہ بھی ضرب لگاتی تھی مگر کب اور کہاں پہ یہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ رات کا سب سے آخری پہر تھا جب وہ نڈھال حال لیے حویلی میں آیا تھا۔ بڑی ماں اپنے کمرے میں تھی اور انایا بھی شاید سو چکی تھی مگر آج اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اور جب رات کے پہر آتا تھا خاموشی تو تب بھی ہوتی تھی مگر آج کا سناٹا گہرا تھا، کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے قدم رکھا، عجیب سی وحشت تھی، یوں جیسے کہ حویلی اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ اندر آتے ہی سامنے ٹی وی لان اور اس میں داخل ہونے کے لیے تو سینے نیچے اتر کے وہیں بیٹھ گیا۔ کسی سے بات کرنے کو اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، حویلی کی دہلیز پہ بیٹھا، وہ کسی غیر مرئی نکتے کو گھورا تھا۔ آخر سب درد، سب تکلیف اس سے ہی کیوں؟ آخر امتحان خالی اس کا ہی کیوں؟ پتہ ہے جب انسان مصروف ہوتا ہے یا پھر درد میں ہوتا ہے نا تو اسے ایسا لگتا ہے خالی وہی ہے اس دنیا میں، یا پھر یہ سب صرف اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کی اپنی ایک کہانی ہے، ہر انسان اپنی زندگی کے دکھ کاٹ رہا ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ کبھی وہ فیل ہو جاتا ہے تو دنیا پہ زندگی پھر بوجھ لگتی ہے، اور اگر پاس ہو جائے تو یہی دنیا جنت لگتی ہے۔ وہ اب بھی وہیں بیٹھا تھا، اس کے دامن پہ خون کے کئی قطرے تھے، چہرے پر مٹی لگی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ نہ، یہ سلطان نہیں تھا، یہ وہ انسان تھا جو موت کے منہ سے بچ کے آیا تھا اور اس کے خوف کی زیر اثر تھا، چہرے پہ لگے زخم جم چکے تھے، آنکھیں لال اور لہو رنگ ہو رہی تھی۔ جب بار بار انسان کی جذبات سے کھیلو تو وہ بھی تکلیف سے پاک ہو جاتے ہیں، پھر درد اسے محسوس نہیں ہوتا۔ وہ اب بھی بیٹھا تھا، گھڑی نے ٹن کی آواز دی تھی، اس نے ایک دم چونک کے دیکھا تو گھڑی 12 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ گھر کی بنیاد، گھر کی چھت ایک ذمہ دار پر ٹکی ہوتی ہے۔ اگر وہ ذمہ دار ہی ناکارہ ہو جائے تو نقصان خالی ایک کا نہیں ہوتا بلکہ پھر کئی نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ آخر بھلا وہ وہاں کب تک بیٹھ سکتا تھا؟ کبھی نہ کبھی تو اٹھ کے جانا ہی تھا۔ وہ آہستہ سے مرے قدموں سے اٹھا اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ اسے لگا تھا کہ اس کی بیوی اسے سمجھتی ہے، وہ ہر حال میں اسی پہ یقین کرے گی، اس کا ساتھ دے گی۔ انسان کی نا یہ بہت بڑی غلط عادت ہے کہ وہ ہر چیز کو خود سے اسیوم کر لیتے ہیں اور پھر اس کا فیصلہ بھی کر لیتے ہیں۔ وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا تو پریسا کروٹ موڑے لیٹی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ رات کو دیر سے آئے اور وہ اس کی خبر تک نہ لے، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ وہ جب بھی آئے گا مگر کھانا اس کے ساتھ ہی کھائے گا۔ آج اسے یوں کروٹ موڑے دیکھا
उसका दिल डूब के उभरा था, कुछ अंदर खामोशी से टूटा था, लेकिन इतनी सी बात पे वो नाराज नहीं हो सकता था, ना गिला कर सकता था। वो आहिस्ता से कदम उठाता हुआ बेड की दूसरी जानिब आया। उसका ये बड़ा सा खूबसूरत कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो चेहरे को वाज़ह तौर पर नहीं देख सकता था। उसे इस वक्त हील की ज़रूरत थी। उसे ज़रूरत थी कि कोई लुभाए, उसे बताए कि वो तन्हा हरगिज़ नहीं। वह बड़ा दिल करके आगे आया। परिसा, उसने हल्का सा पुकारा। वो खामोश रही, या शायद खामोश होने की अदाकारी करती रही। सुल्तान को मालूम था वो जाग रही है, वो उसके बिना कैसे सो सकती थी। परिसा, आपकी उसने उसके चेहरे को छुआ तो उसका हाथ गीला हुआ था। क्या वो रो रही थी? क्या वो वाकई खामोशी से रो रही थी? वो एकदम परेशान सा हुआ। परिसा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वो पूछे बिना ना रह सका। क्या आप वाकई नहीं जानते कि मैं क्यों रो रही हूँ? सुल्तान को उसकी आवाज में अजनबियत की बू वाज़िया तौर पर महसूस हुई। वो पल भर के लिए कुछ बोल ना सका। उसका बदला लहजा बहुत कुछ वाज़िया कर गया। क्या मतलब? 2 लम्हे बाद वो मजीद बोला। परिसा ने उसके जवाब पे दांत पीसे वो उठ के बैठी। हाथ बढ़ा के लाइट ऑन की। फरिश्ता को अनाया अपने साथ ले गई थी। सुल्तान का जख्मी चेहरा सामने था, मगर वो फनकारी की इंतहा कर गई। वो उसे नजरअंदाज कर गई। आपने जबरील भाई पे हाथ क्यों उठाया? लहजे में ना नरमी थी ना अपनायत, था तो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा। सुल्तान का दिल कहीं अंदर ठग से टूटा था। क्या उसने सिर्फ ये बताया? सुल्तान ने उल्टा सवाल किया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मुझे बताएं कि आपने जबरील भाई पे हाथ क्यों उठाया? सुल्तान ने नम और तिरछी आंखों से उसे देखा। वह वाकई बोलने के काबिल नहीं रहा था। और परिसा ने दर्द से गर्दन नफी में हिलाई। मुझे यकीन नहीं आ रहा सुल्तान, मैंने आपकी हर बात मानी, आपसे अंधाधुंध पागलों की तरह प्यार किया, हर जगह कॉम्प्रोमाइज किया, और आपने क्या किया सुल्तान? जवाब दी मुझे। सुल्तान खामोश रहा। मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसने उसे कंधे पे एक झटका सा दिया था। सुल्तान की आंख से आंसू निकला, फिर बेहद तहम्मुल से बोला, मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। वो किस तकलीफ से बोला था ये सिर्फ वही जान पाया था। कह के वो रुका नहीं था, बल्कि खामोशी से निकलता गया। वह वाकई वहां से चला गया था। परिसा मुंह पे हाथ रख के नीचे बैठती चलेगी। अगर सुल्तान परेशान हाल में था तो सुकून में तो परिसा भी नहीं थी। वह वहां से निकला तो रात का 1 बज रहा था। वह तन्हा सड़क पे चल रहा था। गाड़ियां ना होने के बराबर थी। सामने चौक था जहां लाइट चल रही थी, और उसके दाएं बाएं सड़क निकल रही थी, और उस लाइट के ऐन नीचे एक लोहे का बेंच था। वो खामोशी से वहां बैठ गया। शायद यही उसकी जगह थी। आंखें अब लाल मुतवरम हो रही थी, पलकें भीगी हुई थी, हाथ पांव कपकपाहट का शिकार थे। आखिर वो बात किससे कहे, किसको बताए? वो सामने बने छोटे से दरख्त को देख ही गया। एकदम उसके जहन में वो सब आया जो कुछ देर पहले वो बर्दाश्त करके आया था। उसे अब भी महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे है। वो फिर भी बैठा रहा। कई लम्हे ऊपर आसमान को देखा। यह खामोश शिकवा था, कुछ खामोश फरियाद थी। उसके दिल पे, उसके लबों पे सिर्फ एक लफ्ज़ था, सिर्फ एक, क्या अल्लाह। कई लम्हे यूं ही देखने के बाद वो एकदम हंसा और हंसता ही चला गया, यूं जैसे वो पागल हो गया, या जैसे वो अपने साथ हुए उस हादसे की ताब ना ला पा रहा हो। हंसते हंसते वो एकदम रोना शुरू हुआ। वो जान ही नहीं पाया कि एकदम वो जोर से चीखा। आखिर इतने बोझ के बाद भी ये दिमाग की नसें क्यों नहीं फटती? या खुदा, एक और करम कर दे, मुझे इन सब से आज़ाद कर दे। इंसान तो फिर इंसान है, टूट जाता है, तड़क जाता है। अब उसे हल्का सा चक्कर आया था। उसने दवा नहीं लगाई थी और ना ही कुछ खाया था। इससे पहले वो दोबारा चक्कर आकर गिरता, किसी ने बेइख्तियार उसे थामा। मार्था। उससे मुड़ के देखा तो आर्थर और मार्था उसे नम आंखों से देख रहे थे। ये क्या हालत बना ली? मार्था ने उसे बाजू से पकड़ा था। छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ। उससे एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया था। मार्था उसके साथ आके बैठी। वो सामने देख रहा था। उसने कुछ फासले पे बने अपने घर की तरफ इशारा किया। वो एक मकान है जहाँ कोई किसी को नहीं समझता। अगर उसने जबरील की बात सुनी तो क्या ये मेरा हक नहीं था कि मुझसे भी जस्टिफिकेशन मांगी जाए? मगर जानती हो, मुझसे तो सवाल किया गया, सीधा सवाल। आज सबने बता दिया कि कौन कहाँ खड़ा है। वो नम लहजे में बेहद आहिस्ता से बोल रहा था। मार्था ने फर्स्ट एड किट आर्थर से ली, फिर रुई पे दवा लगाई और उसके माथे पे से बाल हटा के लगाना शुरू किया। छोड़ो मुझे, कुछ नहीं हो सकता मुझे। उससे उंगली दिल के मुकाम पर रखी। यहाँ दिल ही नहीं तो दर्द भी नहीं, यहाँ पत्थर है, एक सख्त पत्थर। वो बेदर्दी से बोल रहा था और वो दोनों सुन रहे थे। बस सुल्तान भाई, बस मुझे दवा लगाने थे। वो अब जरा सख्ती से बोली थी। क्या करोगी दवा लगा के? सुल्तान ने पूछा था। मरहम सहम को भर देता है। मार्था उसके करीब होकर जरा उसकी आंखों में देखकर ठंडे ठार लहजे में बोली, और दोबारा उसके माथे पर दवा लगा के रुई रखी और पट्टी करना शुरू की। अब वो खामोश रहा, बिल्कुल खामोश। यूं उसके सांस लेने की आवाज भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी। चेहरे पे बैंडेज लगा के वो दोबारा से बोली, हम तुम्हारे साथ हैं सुल्तान भाई। सुल्तान ने उसे देखा था। उसके दोनों हाथ पहलू में गिरे थे, लब कपकपा रहे थे, यूं जैसे वो आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा। रोने से मर्द की ईगो पे हर्फ नहीं आता।
اس کے کہنے کی دیر تھی اور وہ اگلے ہی لمحے پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ مرد کو بھی سہارا چاہیے ہوتا ہے، مرد بھی تو انسان ہے، ویسے بھی جو جتنے مضبوط ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اندر سے وہ اتنے ہی نرم ہوتے ہیں۔ آرتھر سامنے کھڑا دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں برداشت نہیں کر پا رہا، وہ سب کے ساتھ برا کرنے کے باوجود بھی پرسکون کیسے ہے مارتھا؟ اس نے خاموشی سے اس کا سر ٹھپکا۔ آرتھر کی مٹکیاں بھینچی ہوئی تھی اور پتھریلی نظروں سے اسے بلکتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر ہونے کے بعد مارتھا اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس نے اسے ہلکا پھلکا کچھ کھلا کے اسے دوا دی اور وہ نیند کے زیر اثر تھا اور پریسا اس کے انتظار میں تھی کہ وہ واپس تو آئے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ اس کے ایک سوال نے اس کا بھرم توڑا تھا، اور بھرم جوڑے نہیں جاتے، پر اس نے پوری رات آنکھوں میں کاٹی تھی مگر وہ نہیں آیا تھا جس کا انتظار کرتے وقت وہ تھکتی نہیں تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ پریسا صوفے کے ساتھ لگ کے سوئی ہوئی تھی کہ پھر اٹھی، وضو کیا، خدا کے سامنے حاضر ہوگی، مگر وہ غلط تھی تو معافی کی طلب، اگر وہ صحیح تھی تو صبر کی طلب۔ خاک سے بنتا ہے انسان، پھر سے خاک ہونے کے لیے